ओके फ्रेंड्स, तो आपको स्टडी अभी करना है एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो एम्पियर नाम का साइंटिस्ट था, उसने एक एम्पियर सर्कुलर लॉ उसने बताया। उसने क्या बताया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी आप दूसरी तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो पहले एक बियोसाइमेट्रिक नाम का साइंटिस्ट आया, उसने भी क्या बताया कि भाई एक मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी आप मेजरमेंट कर सकते हो, बट उसका तरीका कोई अलग है और एम्पियर सर्कुलर लूप का कोई तरीका डिफरेंट है। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बीओ सर ने फाइंड आउट किया डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। इसमें भी आप मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट का मींस के रिलेशनशिप आप देख रहे हो। ओके, वैसे ही एम्पियर ने बताया कि पर एम्पियर ने एक अच्छे तरीके से बताया, उसका जो तरीका था वो बीओ सर से इसका इजी तरीका था। ओके, वो आपको एक स्टडी करना है, ठीक है। ओके, तो उसके लिए उसने क्या कंसिडर किया, एक स्टेट कंडक्टर कंसिडर किया। ओके, तो स्टेट कंडक्टर के साथ हमने बैटरी लगा दिया और इसमें से हमारी करंट का फ्लो होने लगता है आई। तो इसमें से करंट का फ्लो आई हुआ तो उसकी अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रोड्यूस होगी वो मैग्नेटिक फील्ड भी उसने क्या मान लिया कि भाई इसमें से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है आई। क्या उसने तरीका लगाया कि भाई इसमें से करंट का फ्लो हो रहा है आई और मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी प्रोड्यूस हो रही है, आई जितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। बट वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से एग्जिट होकर वो एटमॉस्फेयर में जाती है, तो वो एटमॉस्फेयर में जितनी जाएगी इतनी उसकी इंटेंसिटी कम होके जाएगी। ख्याल आया आपको। दूसरा उसने क्या बोला कि भाई पहले तो उसने ये बताया कि भाई इसमें से करंट जाती है आई, तो वो भी क्या प्रोड्यूस कर लेगा, मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस कर लेगा, आई जितनी प्रोड्यूस कर लेगा। सपोज कि आप मान लीजिए कि इसमें से करंट जाती है 100 एम्पियर, तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी कितनी आएगी, 100 आएगी। ओके, पर 100 तो आती है, पर ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से एग्जिट होकर वो सर्कुलर रिंग में जाएगी, पर वो सर्कुलर रिंग में मींस के एटमॉस्फेयर में जाएगी, तो एटमॉस्फेयर में जाएगी तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, म्यू नॉट जितनी कम हो जाएगी। व्हाट इज द म्यू नॉट, आपको मालूम है, परमिएबिलिटी ऑफ अ फ्री स्पेस। ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे कोई मीडियम अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए हम उसको क्या बोल सकते हैं, एक फ्री स्पेस बोल सकते हैं। अगर बाई चांस यहाँ पे कोई मीडियम अवेलेबल है तो आप क्या वहाँ पे पुट कर सकते हो, म्यू पुट कर सकते हो, परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम। ख्याल आया आपको। ओके, तो उसके हिसाब से उसकी इंटेंसिटी कम होके जाती है। और आपको मालूम है कि भाई ये स्टेट कंडक्टर है, तो उसकी उसमें से हम करंट को पास आउट करवाएंगे तो उसकी जो मैग्नेटिक लाइन बनेगी वो एक सर्कल जैसी बनेगी, ऐसे एक सर्क्यूलर गोला टाइप की बनेगी, ऐसे आप सर्क्यूलर आप बनेगी, एक सर्क्यूलर रिंग जैसी वो मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। सेम थिंग ऐसे देखिए, आप एक ग्रीन रिंग देख रहे हो। ओके, एक ग्रीन रिंग जैसी आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी अराउंड। ओके, तो उसने एक इक्वेशन बताया, वो इक्वेशन था उसका क्लोज इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इसमें से आपने आई को करंट को प्रोड्यूस करवाया, आई करंट को आपने फ्लो करवाया, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी बनेगी, आई जितनी बनेगी, बट वो एटमॉस्फेयर में ट्रैवल होती है, सो दैट उसकी इंटेंसिटी म्यू नॉट जितनी कम हो जाती है, इसलिए म्यू नॉट इंटू आई जितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ओके, तो और ध्यान पर उसने क्या बताया, क्लोज इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल, उसका क्या मीनिंग होता है कि भाई देखिए कि भाई आपने एक स्मॉल लेंथ कंसिडर कर लिया डी एल, तो डी एल जितनी लेंथ में उसकी मैग्नेटिक फील्ड थी बी, ए वाली लेंथ में भी बी है, ए वाली लेंथ में भी बी है, तो टोटल इंटेंसिटी कितनी आई। तो टोटल इंटेंसिटी करने के लिए आपने डीएल को क्या कर दिया, एडिशन, उसको हम क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आपको क्लोज इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल का मालूम पड़ा। ओके, देन आप डीएल भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट दोनों की डायरेक्शन सेम आती है। कैसे सेम आती है, देखिए आपने यहाँ से डीएल लिया, डीएल यहाँ से भी लिया, और डीएल की लेंथ मिस के डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट की क्वांटिटी मिस के डायरेक्शन होती है, वो डायरेक्शन कैसी होती है, रेडियली डायरेक्शन होती है, क्योंकि हमारा पाथ कैसा है, रेडियली है ना, तो उसकी डायरेक्शन भी कैसे आएगी, रेडियली आएगी। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आएगी, देखिए ये थंब है, तो थंब आपकी डायरेक्शन बताती है करंट की डायरेक्शन, और ये फिंगर बताती है आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ऐसे कर्व आएगी, तो दोनों की डायरेक्शन क्या मिली, हमको सेम मिली, ठीक है। तो वो क्या बताती है कि भाई इसमें से करंट का फ्लो हो रहा है आई, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है वो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है क्लोज इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल जितनी बन रही है, ठीक है। ओके, मैं आपको एक दूसरी तरीके से कि इजी से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए कि भाई यहाँ से करंट का फ्लो हो रहा है सपोज कि 500, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी बनाएगा, 500 बनाएगा, ठीक है। ओके, तो जो 500 मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने यहाँ पे एक बिग सर्कल मैंने कंसिडर कर लिया, ऐसा एक बिग हमने एक रिंग कंसिडर कर लिया, ठीक है। ओके, जो बिग रिंग हमने कंसिडर की उसकी सरकमफेरेंस थी 100। कितनी उसकी सरकमफेरेंस थी, आप डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो डीएल डीएल क्या होगी, ये सरकमफेरेंस होगा ना, तो सरकमफेरेंस का इक्वेशन क्या आता है, 2 पाई आता है, उससे आप लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो उसकी लेंथ फाइंड आउट हुई, उसका सरकमफेरेंस फाइंड आउट हुआ 100 का। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड उसने कितनी बना लिया, इसमें से करंट 500 पास आउट हो रही थी, तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी हम क्या मानेंगे, 500 मानेंगे। ओके, वहां पे हमने एक 1 सेंटीमीटर हमने कंसिडर किया डिस्टेंस डीएल। ओके, तो 1 सेंटीमीटर में उसकी इंटेंसिटी हमने मेजरमेंट किया, तो उसकी इंटेंसिटी हमको मिल रही थी 5, दूसरी 1 में 5 5 5 5, ऐसा हमारा इसका सरकमफेरेंस कितना फाइंड आउट हुआ था 100, तो 100 इंटू 5 किया,
तो 100 इंटू 5 इट इज़ 500 चलाया। तो आपने कितनी प्रोड्यूस की थी 500 और 500 आपको यहाँ पे मिल गई, जो कि हमारा सर्कमफरेंस 100 था और 100 में हमने 1 सेंटीमीटर कंसिडर कर लिया और 1 सेंटीमीटर में हमने मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हमने फाइंड आउट की, तो हमको मिल रही थी 5। तो ऐसे आपको क्या मिल गया 500। ओके, देन पर मैं क्या करता हूँ, ऐसा मैंने ग्रीन रंग मिस एक सर्कल ले लिया, तो ये सर्कल का सर्कमफरेंस था ओनली फॉर 10, उसका सर्कमफरेंस था 10। तो मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में मेजरमेंट किया मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मेरे को फाइंड आउट हुई 50 और दूसरी की 50 50 50, ऐसा हमने 10 बार किया तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड कितनी फाइंड आउट हो गई 500 फाइंड आउट हो गई। आपको इसमें क्या मालूम पड़ा कि भाई बिग सर्कल है तो बिग सर्कल का रेडियस मिसके ज़्यादा हो गया, ओके, और ये स्मॉल रिंग है तो उसकी रेडियस मिसके कम हो गई। मिसके बिग सर्कल यहाँ पे वो उसका कोई पॉइंट आएगा, तो ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। अगर डिस्टेंस इज मैक्सिमम सो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज अ डिक्रीज, और यहाँ पे डिस्टेंस इज अ डिक्रीज सो दैट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ मैक्सिमम। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में 50 मिल रही है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में ओनली फॉर 5 मिल रही है, क्योंकि डिस्टेंस आपका ज़्यादा हो गया है ना। ख्याल आया अभी आपको? ओके, देन पर मैं क्या करता हूँ, देखिए कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी किसके कारण डिपेंडेंट है, करंट की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। देन पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ से जो करंट जा रही थी वो करंट की मैंने इंटेंसिटी मैंने मैक्सिमम कर दिया। करंट की इंटेंसिटी मैक्सिमम करके उसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हुई वो हुई 1000। ओके, तो पहले जो स्मॉल वाली रिंग थी तो उसका सर्कमफरेंस कितना था 10 सेंटीमीटर था। तो देना पर हमने देखा कि भाई 1 सेंटीमीटर में भी उसकी इंटेंसिटी हो रही है 100, तो इंटेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई ना। क्यों इंक्रीज हुई, क्योंकि आपने करंट की इंटेंसिटी को ज़्यादा कर दिया। करंट की इंटेंसिटी आप ज़्यादा कर दोगे तो उसकी अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी भी इंटेंसिटी क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है, ठीक है। तो उसकी भी इंटेंसिटी 1000 हो गई। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में 100 100 100 ऐसा आपको कितनी बार करना है, 10 बार करना है। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी हो गई 1000। तो ऐसा एम्पियर ने बताया कि भाई आप जितना ही करंट को इसमें से पास आउट करवाते हो इतनी उसकी अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो आपने करंट को पास आउट किया 1000, तो उसकी अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस हुई गई 1000 प्रोड्यूस हुई, ठीक है। देना पर हमने लार्ज लिया था ना, लार्ज मिसके रिंग हमने कंसीडर की हुई थी, उसके सर्कमफरेंस था 100, उसका सर्कमफरेंस था 100, तो इसमें हमने 1 सेंटीमीटर कंसीडर कर लिया। तो उसमें हमको मिल रही थी 10, पहले कितनी मिल रही थी 5, अभी कितनी मिल रही है 10, ठीक है। तो इंटेंसिटी आपकी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। ओके, तो ऐसे आपको एक एम्पियर सर्कुलर लॉ के बारे में आपको स्टडी करना है। ओके, उसका इक्वेशन क्या मिला आपको, क्लोज इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। जैसे आप गॉस थियरम आप स्टडी करते थे चैप्टर नंबर 1 में, ऐसा ही सेम टू सेम मिसके आपका एप्लीकेशन है मिसके एम्पियर सर्कुलर लॉ। ओके, तो ऐसे आप फर्स्ट वाले जो लॉ थे तो इसमें आप क्या कर रहे थे, एक गॉसियन सरफेस आप कंसिडर कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको क्या कंसिडर करना है, ऐसे आपको एक एम्पियर सर्कुलर लूप कंसिडर करनी है। देन आप उसकी इनसाइड टोटल करंट कितनी है वो आपको मेजरमेंट करनी है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी तो क्या होती है सेम, और इंटीग्रेशन आपको किसका करना है, डीएल का इंटीग्रेशन करना है। आप ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ओके, हम देखते हैं कि भाई ये एप्लीकेशन का हम यूज़ कैसे करेंगे। पहले तो हम एम्पियर सर्कुलर लूप के बारे में हम देखेंगे, एम्पियर सर्कुलर जो आपने इक्वेशन दिया वो इक्वेशन को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीयू सर फिजिक्स। टुडे आवर टॉपिक इज एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो एम्पियर नाम का एक साइंटिस्ट है, उसने भी एक लॉ बनाया एक मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने जो मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी किस नाम के साइंटिस्ट ने फाइंड आउट की थी, बी ओ सरवट ने फाइंड आउट की थी। ओके, तो बी ओ सरवट ने कैसे फाइंड आउट की थी वो आपको मालूम है कि वो उसने क्या कंसिडर किया था, एक स्मॉल करंट एलिमेंट मीन्स के स्मॉल लेंथ उसने कंसिडर की थी डीएल, और इसमें से करंट ट्रांसफर हो रही थी आई, तो हम उसको बोलते हैं स्मॉल करंट एलिमेंट आईडीएल। तो स्मॉल करंट एलिमेंट आईडीएल दिस इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी कंपैरिजन में उसने एक इक्वेशन बनाया। दिस इक्वेशन इज डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आईडीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये आर क्या है, इट इज अ डिस्टेंस, वो आप जानते हो, बी लॉ हमारा हो गया है इसलिए, ठीक है। ओके, तो उसमें क्या रिलेशनशिप निकली थी कि भाई मैग्नेटिक फील्ड और करंट की रिलेशनशिप उसने निकाली ऐसे कि भाई डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल से, ठीक है। ओके, तो वैसे ही एक दूसरा साइंटिस्ट एम्पियर आया, तो और एम्पियर ने भी एक मैग्नेटिक फील्ड और करंट की बीच का उसने एक रिलेशन बना के एक इक्वेशन उसने बनाया। वो इक्वेशन के बारे में आपको स्टडी करना है, ठीक है। ओके, वो स्टार्ट करने से पहले हम इसके देख लेते हैं हमने कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमने फाइंड आउट की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक सोर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, एक मूविंग चार्ज पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रिकल करंट, इट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
ओके, तो और ध्यान आप हमारे पास एक कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल है, वो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स को अगर हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो उस पर एक फोर्स लगती है F=QEB। वो फोर्स लगने से वो एक रिवॉल्यूशन करने लगता है, ठीक है, वो एक ऐसे एक रिवॉल्यूशन करने लगती है, बट उसकी स्पीड क्या होती है, उसकी स्पीड एक कॉन्स्टेंट होती है कि एक्सेलरेशन के बिना ही ऐसे कोई रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे रिवॉल्यूशन कर रहे हैं तो उसके पास में इसके रेडियस होगी, ऐसे वो रिवॉल्यूशन कर रहे हैं तो उसकी एक रेडियस होगी, उसके पास एक फ्रीक्वेंसी होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, देन आपको उसका कोई एक टाइम पीरियड होगा। अगर वो रिवॉल्यूशन कर रहे हैं तो उसके पास मास भी अवेलेबल है, वेलोसिटी भी अवेलेबल है, तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है 1/2mv², और सभी सारी फिनोमिना हमने स्टडी की हुई है, ठीक है। ओके, देन आपको क्या स्टडी करना है कि भाई एक लोरेंस फोर्स, तो लोरेंस फोर्स क्या होती है कि मूविंग चार्ज पार्टिकल है, तो मूविंग चार्ज पार्टिकल दोनों फील्ड का इसके कॉम्बिनेशन है, कौन कौन सी दोनों फील्ड का मूविंग चार्ज पार्टिकल है, तो उसकी अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करती है, और उसके पास एक चार्ज की भी कैरेक्टरिस्टिक अवेलेबल है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। तो उसका इक्वेशन मिला हमको F=QE प्लस V×B। ओके, और देना पर उसके आपको डायरेक्शन निकालनी है, तो आप डायरेक्शन लेफ्ट हैंड फ्रेमिंग रूल से आप निकाल सकते हो ऐसे, दिस इज अ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस डायरेक्शन इज अ वेलोसिटी, एंड देन आप करंट की डायरेक्शन भी आप ले सकते हो। अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है, हमारे पास ऐसा कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है, उसको हमने बैटरी के साथ कनेक्टेड कर दिया, उसमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल है, बट उसका नेट चार्ज क्या होता है, नेट चार्ज उसका 0 होता है, ठीक है। तो उसकी इनसाइड जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन एक ड्रिप होके वो ऐसे ट्रैवलिंग करती है, तो वो ड्रिप स्पीड से वो ट्रैवलिंग करती है, तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होती है। अगर एक करंट एलिमेंट को हमने कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर दिया तो उस पर कोई फोर्स लगने वाला है, F=ILB। ओके, उसका भी हमने इक्वेशन निकाला था। देन पर ऐसा भी हमने स्टडी किया कि हमारे पास एक मूविंग चार्ज पार्टिकल है, वो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स को हम अलोंग टू मैग्नेटिक फील्ड में हम ट्रैवलिंग करवाएंगे तो वहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स का जो इक्वेशन होगा QEV sin थीटा, तो sin थीटा की वैल्यू 0 आएगी और sin 0 बन जाएगा, तो वहाँ पे कोई फोर्स लगने वाला नहीं है। मीन्स का पैरेलल अलोंग टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो एंटी पैरेलल या पैरेलल में आप इसका ट्रैवलिंग करवाते हो तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होता। उसकी कंडीशन क्या अवेलेबल है कि भाई परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आप मूविंग चार्ज पार्टिकल्स को ट्रैवलिंग करवाते हो तो उसका एक्सेलरेशन होता है, और मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका इसके एक्सेलरेशन नहीं होता है, उसका रिवॉल्यूशन होने लगता है, ठीक है। वो फिनोमिना हमने स्टडी किया। तो हमारे पास एक मूविंग चार्ज पार्टिकल्स हम एंगल में इसका एंटर करवाएंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो एक हेलिकल पाथ में वो ट्रैवलिंग करके वो आगे चला जाएगा, ऐसा भी हमने फाइंड आउट किया था। ओके, उसकी वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की थी। ओके, देन आप हमको स्टडी करना है कि भाई बीओ समझ लो, तो बीओ ने क्या बताया कि भाई अगर हमारे सोर्स एक करंट अवेलेबल है तो करंट क्या प्रोड्यूस कर सकती है, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो यहाँ हमारे पास ऐसा कोई एक स्टेट कंडक्टर अवेलेबल है, इसमें से हम करंट का फ्लो करवाएंगे। ओके, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर में आर जितना डिस्टेंस में हमारे पास गिवन पॉइंट पी अवेलेबल है, वो गिवन पॉइंट पी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो उसने आपको इक्वेशन दिया कि भाई dB=μ0I dl sin θ/4πr², उससे आप उस इक्वेशन निकाल सकते हो, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन आप इसके राइट हैंड कर्व रूल से आप उसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई आपकी करंट की डायरेक्शन में आपको थंब रखनी है, जरा पर पॉइंट आपका वहाँ पे है, तो आपकी ये फिंगर इसके इनसाइड जा रही है तो वहाँ पे आएगा क्रॉस, और आउटसाइड होगी तो डॉट, वो से भी आप जानते हो। ओके, देन आप हमने वेलोसिटी सिलेक्टर का मीनिंग होता है वेलोसिटी फिल्टर। तो वेलोसिटी फिल्टर के कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया कि भाई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सेलरेशन होने लगता है और मैग्नेटिक फील्ड से रिवॉल्यूशन होने लगती है। ओके, तो वो फिनोमिना से हमने एक इक्वेशन भी निकाला, V=E/B। ओके, अगर हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट अवेलेबल है तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स इमिट होते हैं, और अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी भी डिफरेंट होती है। उसके पास एक चार्ज की है, उसके पास जो मास की क्वांटिटी होती है वो मास की क्वांटिटी सिमिलर होती है, बट उसकी एनर्जी डिफरेंट होती है। वो एक मिस के ट्रैवलिंग करने लगता है तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी 1/2mv² भी डिफरेंट होगी। बट हमको क्या करना है कि न्यूक्लियर फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट करना है, वहाँ पे हमको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाला पार्टिकल हमको स्ट्राइक करवानी है, इसलिए हम किस सर्किट का यूज करेंगे, वेलोसिटी सिलेक्टर, और इसका इक्वेशन हमको मिला V=E/B। ओके, देन पर हमने देखा कि साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस, इट इज द यूज्ड टू हाई एनर्जेटिकल चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस।
ओके, तो हमको एक हाई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल हमको प्रोड्यूस करना है, इसलिए हम साइक्लोट्रॉन का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, साइक्लोट्रॉन का फिनोमेना भी आप जानते हो, वहाँ पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक्सेलरेशन करवाती है और मैग्नेटिक फील्ड वो रिवोल्यूशन करवाती है। इसमें भी आपने रेडियस फाइंड आउट की, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की, सिंक्रोनाइज प्रोसेस आपका मालूम है कि भाई दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम। इसके एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी देन आपने मूविंग चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी दोनों सेम होनी चाहिए, उसकी लिमिटेशन भी आपने देखी। ओके, देन आपने ये भी स्टडी किया कि आपके पास ऐसा कोई एक फिनाइट लेंथ का कोई स्टेट कंडक्टर अवेलेबल है। ओके, तो उसकी आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड आपने फाइंड आउट की थी म्यू नॉट आई अपॉन 4πr sin φ1 प्लस sin φ2, और उसका केस भी आपने स्टडी किया। ओके, देन आपने एक सर्कुलर रिंग कंसीडर की, और सर्कुलर रिंग का सेंटर में भी आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ओके, देन एक सर्कुलर रिंग आपने कंसिडर की, और उसकी ऑन दी एक्सिस पे यहाँ पे भी आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला। उसका इक्वेशन हमको मिला था B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू 3/2, 2r स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू 3/2 डिवाइड में 2 भी है। ठीक है, तो ऐसे हमने ऑन दी एक्सिस का इक्वेशन हमने देखा था। ठीक है, देन आपने हमको क्या करना है, अभी एम्पियर सर्कुलर लूप के बारे में हमको स्टडी करना है। तो हम देखते हैं एम्पियर सर्कुलर लूप। ओके, हमको स्टडी करना है एम्पियर लॉ। ओके, एम्पियर्स लॉ। ठीक है, जैसे हमारा गोस लॉ ने हमने बताया था, ऐसा ही यहाँ पे एम्पियर्स लॉ अवेलेबल है। ठीक है, उसने एक क्या इक्वेशन हमको बताया कि भाई उसने ऐसा बताया कि हमारे पास ऐसा कोई एक स्टेट कंडक्टर अवेलेबल है, इसमें से करंट प्रोड्यूस हो रही है I, इसमें से करंट का फ्लो आप करवा रहे हो I, तो उसकी अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी आएगी, I जितनी उसकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी आएगी। ठीक है, ओके, तो I जितनी उसकी इंटेंसिटी आएगी। ओके, तो वहाँ पे आपने करंट को ऐसा फ्लो करवाया है, तो उसकी अराउंड मीन्स के एक सर्कुलर रिंग आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड की ऐसी आपकी जनरेट होगी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आपकी जनरेट होगी। ठीक है, ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड मीन्स के आप स्टेट कंडक्टर में करंट ऐसे आप फ्लो करवाते हो, मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे प्रोड्यूस होती है, और वहाँ पे आपको इंटेंसिटी चाहिए, तो वो इंटेंसिटी कितनी होगी भाई, ये इंटेंसिटी यहाँ पे आई थी मैग्नेटिक फील्ड की, बट इतना डिस्टेंस उसको एक एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करना पड़ेगा, तो एटमॉस्फेयर में वो ट्रैवल करेगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी डिक्रीज हो जाएगी, और यहाँ पे हो जाएगी म्यू नॉट इंटू आई जितनी। ओके, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मीन्स के यहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और उसने एक इक्वेशन दे दिया कि भाई क्लोज इंटीग्रेशन B इंटू डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। ओके, तो B इंटू डी एल क्या है, दिस डी एल इज अ वेरी स्मॉल लेंथ, एंड B क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक एलिमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम आइडियल को क्या बोलते हैं, तो करंट एलिमेंट बोलते हैं, तो यहाँ पे हम बी इंटू डी एल को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक एलिमेंट हम बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, और ओके, तो उसकी बीच में यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो डॉट प्रोडक्ट का आप मीनिंग जानते हो। ओके भाई, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखिए कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की एक ऐसी डायरेक्शन आएगी, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी डायरेक्शन आएगी, और डीएल की भी ऐसी डायरेक्शन आएगी, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगी, 0 डिग्री, और यहाँ पे बी इंटू डी एल कोस थीटा आएगा, तो कोस 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन एक एम्पियर ने आपको दिया। ठीक है, कि भाई क्लोज इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। उसका कहने का मीनिंग क्या था कि भाई एक जो हमारा स्टेट कंडक्टर है, इसमें से आई करंट का फ्लो हो रहा है, तो उसकी अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो भी एक आई जितनी होगी, बट वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर में जाती है, तो वो डिक्रीज हो जाती है, और डिक्रीज होकर हो जाती है म्यू नॉट आई जितनी हो जाती है। ठीक है, ओके, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई म्यू नॉट आई। और ये मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक मैग्नेटिक एलिमेंट लेके आप फाइंड आउट करेंगे बी इंटू डी एल लेके। ठीक है, तो आपने क्लोज इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल करके आपने मिस के उसकी मैग्नेटिक फील्ड आपने फाइंड आउट की। ठीक है, ओके, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे एक कोस थीटा का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई क्लोज इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में आप क्या लिख सकते हो, कोस थीटा आप लिख सकते हो, तो बी डी एल कोस थीटा। ओके, और थीटा की वजह आप क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, तो यहाँ पे आपका इक्वेशन मिल गया म्यू नॉट आई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल। ओके, तो ये आपका हो गया एम्पियर सर्कुलर लॉ। ओके, तो एम्पियर लॉ है, तो एम्पियर लॉ के बारे में आपको एक स्टेटमेंट भी लिख देना है। आपको स्टेटमेंट क्या लिखना है कि भाई लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द लूप
is a mu naught times the electric current is a passing through the loop. आप ये जो मिसके आपने जो लूप बनाई है, दिस लूप इज नोन एज द एम्पियर लूप। ओके, तो एम्पियर लूप में से कितनी करंट जाती है, आई जितनी करंट जाती है, तो आई के साथ अपना म्यू नॉट को मल्टीप्लाई करवा दिया, इतनी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी लाइन इंटीग्रल आपको मिलती है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन इंटीग्रल। ठीक है, ये लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हम उसको बोलते हैं। ओके, तो उसका हम स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देते हैं, लाइन इंटीग्रल of magnetic field along a loop is mu naught times the electric current ओके, तो यहाँ पे आपका इसका सेंटेंस क्या मिला, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ लूप इज अ म्यू नॉट टाइम द इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स के इलेक्ट्रिक करंट आपकी म्यू नॉट टाइम इलेक्ट्रिक करंट होती है म्यू नॉट इंटू आई टाइम्स। ठीक है, ओके, इलेक्ट्रिक करंट इज अ पासिंग थ्रू द लूप। आपने जो लूप कंसिडर की है इसमें से आपकी इतनी करंट आपकी पास आउट हो रही है। ओके, तेना पर हमको क्या देखना है कि भाई एम्पियर सर्कुलर लॉ का मीन्स के जो इक्वेशन उसने दिया वो इक्वेशन आपको यूज़ करके यहाँ पे देखिए कि भाई म्यू नॉट क्या होती है, कांस्टेंट होती है, बट ये करंट क्या होती है, करंट आप जितनी यहाँ से मीन्स के पास आउट करवाते हो वही आपको कंसिडर करनी है। एक क्लोज लूप में कितनी करंट है वही आपको कंसिडर करनी है, बट बाहर वाली करंट आपको कंसिडर नहीं करनी है। जैसे कि गॉस थ्योरम में था कि भाई गॉस सरफेस की इनसाइड वाला चार्ज भी हमको कंसिडर करना है, बट क्लोज सरफेस की गॉसियन सरफेस की आउटसाइड वाला हमको चार्ज को काउंट नहीं करना है। ऐसा ही यहाँ पे कि भाई इनसाइड वाला करंट ही आपको कंसिडर करना है, बाहर वाला करंट को आपको कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, ओके, देन आफ्टर बी इंटू डी एल। अब बी की इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। हमको ऐसी लूप कंसिडर करनी है कि वहाँ पे बी क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिकल होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मीन्स का आर है, ए बी डिस्टेंस आर है, ए बी डिस्टेंस आर है, ए बी डिस्टेंस आर है, तो सभी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बी क्या होगी, सेम होगी। देन आफ्टर थीटा की वजह पे हमको क्या रखनी है, सेम। मीन्स के बी और डी एल का बीच का जो एंगल होता है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, वो भी आपको एक सेम ही रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो आपने वहाँ पे ए बी आपने सेम रख दिया, तो बी क्या आपने कंसिडर कर लिया, कांस्टेंट। तो बी कांस्टेंट हो गया है, यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन किसकी करनी है, लाइन की इंटीग्रेशन करनी है। तो लाइन की इंटीग्रेशन मीन्स क्या होगा, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो आपका सर्कमफ्रेंस आपको फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ऐसे हम उसका एप्लीकेशन हम यूज़ करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीन्स के सिंपल एप्लीकेशन से हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक स्ट्रेट कंडक्टर की एप्लीकेशन हम कंसिडर करते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारी एप्लीकेशन है कि स्ट्रेट कंडक्टर, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर लॉ। जैसे कि पहले गॉसियन सरफेस की लॉ की एप्लीकेशन थी, स्ट्रेट कंडक्टर, एक इन्फिनाइट प्लेट, स्फेरिकल सेल, एक वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सेल। ठीक है, तो ऐसे हमारे यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारी एक स्ट्रेट कंडक्टर। देन पर हम सोलेनॉइड का भी यूज़ करेंगे, वो भी एक हमारी एप्लीकेशन ही है। देन पर टोरॉइड भी एक एप्लीकेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि स्ट्रेट करंट कैरिंग एलिमेंट। ओके, तो हमने क्या हमको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड बी is due to straight long conductor carrying current। ठीक है, हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। मैग्नेटिक फील्ड इज बी इज ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग करंट। ओके, एंड देन पर हमको एक पॉइंट भी इंडिकेट करना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पे पहले तो एक फिगर में बना देता हूँ कि भाई ये हमारा एक स्ट्रेट कंडक्टर अवेलेबल है, इसमें से करंट आई जाती है, तो उसकी अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ओके, तो हमने एक लूप कंसिडर कर लिया, दिस इज द लूप, एम्पियर सर्कुलर लूप हम बोलते हैं उसको। ठीक है, वहाँ पे देखिए कि भाई यहाँ पे भी डिस्टेंस आ रहे हैं, यहाँ पे भी डिस्टेंस आ रहे हैं, यहाँ पे भी डिस्टेंस आ रहे हैं। आपको कैसे कंसिडर करना है कि भाई सिमेट्रिकल होनी चाहिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मीन्स के आर है, और यहाँ पे हमारा गिवन पॉइंट पी अवेलेबल है। तो गिवन पॉइंट पी पे आपको क्या फाइंड आउट करनी है, मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ओके, सो दैट पी इज अ पॉइंट एट नॉर्मल। देखिए ये पी पॉइंट आपने क्या लिया है, एक नॉर्मल लिया है। इज नॉर्मल की डिस्टेंस एक कंडक्टर से वो एक नॉर्मल है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रही है। ओके, नॉर्मल डिस्टेंस आर फ्रॉम करंट कैरिंग, मैं यहाँ पे पूरा ही लिखता हूँ, करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर, हम उसको क्या बोल सकते हैं, सी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, देन पर हमको क्या करना है कि पर लेट द कंसीडर एन एम्पियर लूप। तो हमने यहाँ पे एक एम्पियर लूप हमने कंसीडर कर लिया, उसका भी सेंटेंस आपको लिखना है।
ओके, देन आप लोग लेट कंसीडर एन एम्पियर loop in shape of coaxial circle of radius r is passing through B. ओके, एक हमने एक ऐसा सर्कल बना दिया कि भाई हमारी जो करंट जो जा रही है स्ट्रेट कंडक्टर में वो इसके एक एक्सिस होगी और उसकी रेडियस r है और r रेडियस पे हमारा गिवन पॉइंट P हमने रखा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करनी है, मैग्नेटिक फील्ड हमको फाइंड आउट करनी है। ओके, सिंस B इज ऑल्सो दी सर्कुलर देन एट एवरी दी पॉइंट थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पे कैसी प्रोड्यूस होती है, देखिए आपके पास ऐसा कोई स्ट्रेट कंडक्टर अवेलेबल है तो आप ये देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड पे आपके एक सर्कुलर फाइंड आउट हो रही है और आपका पाथ भी एक सर्कुलर पाथ अवेलेबल है तो वहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, सिंस B इज ऑल्सो circular that at every point theta is equals to 0 is also symmetrical। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मीन्स के सिमेट्रिकल हो गया। ये हमारा शेप मीन्स के आपने जो कंसिडर की है एम्पियर सर्कुलर लॉ, ये आपके मीन्स के क्या हो गई, एक सिमेट्रिकल हो गई। ओके, तो ये ट्रू हो गई कि आपको गिवन पॉइंट क्या दिया हुआ था P, तो P में से वो पास आउट होनी चाहिए तो ये पास आउट हो गई। जैसे कि गॉसियन सरफेस हमको कंसिडर करनी थी, हमारा गॉसियन लॉ का इक्वेशन क्या था, क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डेल्टा एस इज इक्वल टू समेशन ऑफ Q अपन एप्सिलॉन नॉट था, ठीक है। तो इसमें हम गॉसियन सरफेस हम कंसिडर करते थे, इसी तरह से आपको यहाँ पे एम्पियर सर्कुलर लूप का आपको कंसिडर करनी है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर अपने को क्या फाइंड आउट करना है, देखिए ये वाला इक्वेशन है हमारे पास, तो हम BDL पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन BDL। ओके, क्लोज इंटीग्रेशन BDL cos थीटा, बट यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 अवेलेबल है, सो दैट cos 0 इज इक्वल टू हो जाएगी 1। तो यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन हमको करनी है B इंटू DL का। हमने यहाँ पे एक स्मॉल DL कंसिडर कर लिया, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड थी B, देन पे दूसरा हमने कंसिडर किया वहाँ पे भी B थी, तो B की इंटेंसिटी क्या हो गई, सेम। ओके, तो B को हम क्या कर लिया, इसके कॉन्स्टेंट मान के उसको बाहर रख दिया इंटीग्रेशन से, और इंटीग्रेशन हमको करना है DL का। तो DL का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2 पाई r आएगा, उसका सर्कमफरेंस जितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा आंसर B इंटू 2 पाई r। ओके, ये हो गया आपका क्लोज इंटीग्रेशन B इंटू DL cos थीटा। ओके, तो करंट थ्रू द लूप मिसके से ये जो लूप में से जो करंट जा रही है वो कितनी करंट जा रही है वो आपको अभी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि आपको आई की करंट भी निकालनी पड़ेगी ना। यहाँ पे समेशन ऑफ आई आएगा, समेशन ऑफ आई मिसके टोटल करंट ये लूप में से कितनी जा रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई आपके पास ऐसी कोई लूप अवेलेबल है। ओके, दिस इज अ सर्कुलर लूप और इसमें से करंट एक I1 ऐसे जाती है, देन आफ्टर I2 भी ऐसे जाती है और देन आफ्टर I3 ऐसे जाती है। देखिए I1 और I2 की डायरेक्शन कैसी है, सेम, और I2 I3 की डायरेक्शन कैसी, अपोजिट डायरेक्शन है। तो उसका समेशन ऑफ I क्या निकलने वाला है, I1 प्लस I2 माइनस I3। ख्याल है आपको, I1 प्लस I2 माइनस I3। ओके, ऐसा उसका समेशन निकलने वाला है। ख्याल है, जितना करंट आप एंटर करवाते हो इतना करंट आपका एग्जिट होने वाला है, तो टोटल करंट आपका क्या फाइंड आउट हुआ, 0, ठीक है। ओके, तो आप क्या लिख सकते हो, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 भी आप लिख सकते हो। इसलिए आपको जिसकी एक क्लोज सरफेस की इनसाइड है इतना करंट का आपको मेजरमेंट करना है। बट मैं दूसरा करंट की कंडक्टर में यहाँ से मैं ट्रांसफर करता हूँ I4 और एक दूसरा यहाँ पे है I5, बट I4 और I5 आपको काउंट करना नहीं है, ठीक है। ओनली पर कौन सा काउंट करना है, ये जो आपकी क्लोज सरफेस अवेलेबल है उसकी इनसाइड कितना करंट एलिमेंट अवेलेबल है वही आपको कंसिडर करना है, ठीक है। तो हमारा इसके दूसरा स्टेप ये हो गया। फर्स्ट स्टेप हमारा था एम्पियर सर्कुलर लूप का, दूसरा स्टेप B इंटू DL की वैल्यू फाइंड आउट करना, और तीसरा स्टेप है हमारी क्लोज सरफेस में इनसाइड हमारी जो क्लोज हमारी लूप कंसिडर की हुई है, क्लोज लूप की इनसाइड कितनी इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हो रही है। ओके, तो करंट थ्रू लूप इज I। ओके, तो करंट मीन्स के लूप में से कितनी जा रही है, I जितनी जा रही है। ओके,
देन अप्लाइंग द एम्पियर सर्कुलर लॉ। हमारा लास्ट स्टेप क्या था, हमारा फोर्थ स्टेप था, आपको मालूम है फर्स्ट स्टेप हमारा गॉसियन सरफेस था, सेकंड स्टेप हमारा क्लोज इंटीग्रेशन इनटू डीएस फाइंड आउट करना था, थर्ड स्टेप हमारा था समेशन ऑफ क्यू फाइंड आउट करना, और लास्ट स्टेप में था हमारा अप्लाइंग द गॉस इक्वेशन। ऐसा ही यहाँ पे फर्स्ट लूप हमारा मिस के था एम्पियर सर्कुलर लूप, सेकंड इक्वेशन है हमारा बी इंटू डी एल कोशिटा, थर्ड है हमको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और लास्ट में हमको अप्लाई कर देना है, ठीक है। ओके, तो देन applying ampere law, this is a mu naught I is equals to close integration b into dl. Okay, so putting this value, okay, the body all the value is putting here this equation. Okay, so putting values, it is a I, so that mu naught I, ओके, आई ही करंट आपकी पास आउट हो रही है, सो दैट म्यू नॉट आई आएगी, और बी इंटू डी एल की इक्वेशन क्या मिली हमको, बी इंटू 2 पाई। हमको क्या फाइंड आउट करना था, बी फाइंड आउट करना था, तो बी को हमको सब्जेक्टिव बना देना है, तो बी इज इक्वल टू आपका इक्वेशन मिलने वाला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, इज अ स्टेट कंडक्टर, और उसकी इसका डिस्टेंस मीन आपका गिवन पॉइंट पी, और स्टेट कंडक्टर के इसका डिस्टेंस आर है, तो उसका इक्वेशन ऐसे मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अगर आपने डिस्टेंस को ज़्यादा कर दिया, मैंने आपको क्या बोला था, एक स्मॉल वाली रिंग आप कंसिडर कीजिए, देन आप उसकी ज़्यादा रिंग मीन एक आपने आर को ज़्यादा कर दिया ऐसे, ठीक है, तो आपका आर इंक्रीज हो गया, तो आपकी मैग्नेटिक की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मीन्स के डिक्रीज होने लगेगी। कि भाई ये आपका सर्कम्फ्रेंस था, मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दिया था ना, कि भाई ये सर्कम्फ्रेंस आपका 10 का है, और ये सर्कम्फ्रेंस है आपका 100 का, और यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है 500, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में कितनी आएगी, 50 आएगी, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में कितनी आएगी, 5 आएगी, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि भाई ये इक्वेशन भी आप रीड कर सकते हो कि भाई आर यहाँ पे कैसा रिलेशनशिप मिल रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाला रिलेशनशिप पे आपको मिल रहा है, ठीक है। ओके, तो ये हो गई उसकी एप्लीकेशन। ओके, देन आफ्टर हमको एक दूसरा कंसिडर करना है, वो भी हमारा एक करंट कैरिंग कंडक्टर ही अवेलेबल है, बट ए थिन अवेलेबल है। हम थिन को हम मिस के जूम करके हम देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, उसका इंटरनल मिस के उसका इंटरनल डायमीटर भी होगा, ठीक है, उसकी थिकनेस होगी ना, तो उसका डायमीटर भी होगा। ओके, देन आफ्टर उसके हिसाब से हम देखेंगे तो हमको कैसे नज़र आएगा, एक सॉलिड जैसा हमको नज़र आएगा। देखिए कि भाई ऐसा हमारे पास कोई एक स्टेट कंडक्टर अवेलेबल है, ठीक है, हम मिस के ऐसे हम देखते थे, देखिए भाई ये उसका क्या है, डायमीटर है, ठीक है, तो ऐसे हम उसको मिस के ड्रॉ करेंगे तो हमारा मिस के फिगर क्या बनेगी, देखिए ऐसी हो गई, सिलेंडर टाइप का हमको नज़र आएगा ऐसे। ओके, ठीक है, और इसमें से करंट जा रही है, ए है उसकी एक्सिस, इसमें से करंट जा रही है आई। ओके, देन आफ्टर आपको यहाँ से लेके आर जितना डिस्टेंस पे गिवन पॉइंट आपको पी दे रखा है, और गिवन पॉइंट पी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। देन आफ्टर एक गिवन पॉइंट पी आपको ऑन दी सरफेस पे दे रखा है, देन गिवन ऑफ द पी आपको एक इनसाइड पे दे रखा है, और तीन पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट क्या हो गया, आउटसाइड का पॉइंट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस पॉइंट इज आउटसाइड, देन आफ्टर दिस पॉइंट इज ऑन दी सरफेस, देन आफ्टर दिस पॉइंट इज द इनसाइड कंडक्टर, ठीक है। ये हमने एक स्टेट कंडक्टर में कंसिडर किया, और हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट हमने डिसाइड किया आउटसाइड, देन आफ्टर ऑन दी सरफेस, देन आफ्टर द इन दी साइड। ओके, तो ऐसे तीन लोकेशन पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी आपको निकालनी है। देखिए कि भाई इसमें से इनसाइड टोटल करंट कितनी जा रही है, आई। देखिए ये हमारा मिस के एरिया अवेलेबल है, एक सर्कुलर मिस के आपको एक एरिया नज़र आ रहा है। ओके, तो एरिया में से करंट निकल रही है आई जितनी, तो यहाँ से भी कितनी करंट निकल रही होगी, आई जितनी करंट निकल रही होगी, और यहाँ से भी टोटल करंट आई जितनी वो निकल रही होगी, ठीक है। ओके, तो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करते हैं आउटसाइड के लिए। ओके, तो पहले तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड इन एन ऑफ दी करंट कैरिंग एलिमेंट, ठीक है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड find out magnetic field find out of current carrying conductor। ओके, करंट कैरिंग कंडक्टर भी आप लिख सकते हो, और सीसी भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट आपका है आउटसाइड का पॉइंट, व्हेन पी इज आउटसाइड,
ओके, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट पी है, तो हमको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या कंसिडर करना है, एम्पियर सर्कुलर लूप बनानी है ऐसे आपने लूप बना दिया, ठीक है। देन आपने सेकंड पॉइंट आपका क्या था, क्लोज इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल फाइंड आउट करना। ओके, देन आपने थर्ड स्टेप आपका क्या था कि भाई एक क्लोज लूप की इनसाइड टोटल करंट कितनी जा रही है, आई, तो आपको क्या लिख देना है, आई। तो ये वाला सेम टू सेम क्वेश्चन आपका क्या हो गया, जो हमने इसका उसके अगली वाली थियरी में हमने देखा था, ऐसा ही हो गया। हमने कैसा स्ट्रेट कंडक्टर कंसिडर किया, ये पॉइंट हमारा आउटसाइड का ही पॉइंट है, तो आउटसाइड का पॉइंट का जो थियरी थी वो सेम टू सेम आपको ये सभी स्टेप आपको इसमें लिख देना है, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे मैं वापस में आपको मैं प्रूव करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये हमारी ऑलरेडी थियरी हमने यहाँ पे लिख दी हुई है, ठीक है। कि भाई आउटसाइड का पॉइंट है, इसलिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट किया, एक तो एम्पियर लूप हमने बना दिया। और एम्पियर लूप आप कैसे बनाते हो, आपको चेक करना कि भाई एवरी पॉइंट पे उसकी मैग्नीफिकेशन की इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिकल होनी चाहिए, और थीटा एंगल भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। ओके, वैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे वैसे ही। ओके, तो और क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल कोस थीटा और थीटा इज इक्वल टू 0 और बी इंटू डी एल, तो डी एल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर सेम ही आने वाला है। ओके, देन आपने हमारा जो एम्पियर सर्कुलर लूप में कंसिडर किया हुआ है, तो उसकी इनसाइड से करंट कितने जा रही है, इसमें से आई जा रही है, तो इसमें से भी कितनी जा रही है, आई ही जा रही है। तो ये वाला स्टेप भी आपका सेम होगा, आई। देन आपको अप्लाई कर देना है म्यू नॉट आई क्लोज इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल। ओके, पुटिंग दिस वैल्यू, तो आपका इक्वेशन मिलेगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ओके, तो मैं यहाँ पे एक आंसर में लिख देता हूँ सेम स्टेप करके, ठीक है, सेम स्टेप। ओके, तो बी इज इक्वल टू आपको क्या मिलने वाला है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ओके, ध्यान आपको क्या किया कि भाई ये जो आपकी इसका एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर की ए वाली जो रेडियस होती है, दिस रेडियस इज कैपिटल आर। ओके, और दिस रेडियस आपने जो एम्पियर सर्कुलर लूप आपने कंसिडर किया था, दिस इज आर। तो सेकंड आपका क्या है पॉइंट, ऑन दी सरफेस पे। ओके, तो मैं दूसरी में कंडीशन यहाँ पे लिखता हूँ ऑन दी सरफेस। ओके, तो ऑन दी सरफेस में भी सेम ही इक्वेशन मिलने वाली है, बट आपका यहाँ पे चेंज क्या होने वाला है कि भाई आर इज इक्वल टू आपको कैपिटल आर लिख देना है, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर लिख देना है। दिस इज द बी एस ऑन दी सरफेस, मैग्नीफिकेशन ऑन दी सरफेस सो दैट बी एस, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ओके, इन दोनों इक्वेशन को आपको कंपेरिजन करनी है कि भाई किसकी मैग्नीफिकेशन की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो आप डिस्टेंस देखिए, भाई डिस्टेंस किसका कम है, आप देख सकते हो कि भाई आर कैपिटल आर यहाँ तक है और स्मॉल आर यहाँ तक है, तो कैपिटल आर का डिस्टेंस कम है, ठीक है, कैपिटल आर का डिस्टेंस कम है, इसलिए दिस मैग्नीफिकेशन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इज कंपेरिजन टू दिस मैग्नीफिकेशन। ओके, ऑन दी सरफेस पे आपकी मैग्नीफिकेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। ओके, तो थर्ड केस आपको स्टडी करना है कि भाई इनसाइड, इन दिस केस गिवन पॉइंट P is inside, सो दैट हम क्या लिख सकते हैं, R इज लेस देन R। हमने यहाँ पे पॉइंट हमने सिलेक्ट कर लिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा स्टेप क्या है कि भाई एम्पियर सर्कुलर लूप कंसिडर करना, तो ये हमारा एम्पियर सर्कुलर लूप ने कंसिडर कर लिया, और उसकी रेडियस हमने क्या मान ली, स्मॉल r हमने मान ली, ठीक है। ओके, तो दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन b इंटू डी एल फाइंड आउट करना। तो हमने ए बी हमने फाइंड आउट कर लिया, b इंटू डी एल, इसमें मैग्नीफिकेशन क्या होती है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, उसको क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल कोस थीटा हम लिख सकते हैं, और थीटा इज इक्वल टू 0 सो दैट क्लोज इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल। ओके, देन आप यहाँ पे मैग्नीफिकेशन की इंटेंसिटी में इसके सेम होती है, तो मैं यहाँ पे बी को मैंने कॉमन ले लिया, और इंटीग्रेशन आपको करना है डी एल का, तो उसके सरकमफरेंस का टोटल लेंथ उसकी क्या होगी, 2 पाई आर। तो मेरे को यहाँ पे क्या लिख देना है, बी इंटू 2 पाई आर, ये आपका इक्वेशन हो गया। देन आफ्टर आपको उसकी इनसाइड से कितनी करंट जा रही है वो आपको फाइंड आउट करना है कि भाई जब आपकी रेडियस कैपिटल आर थी तब इसमें से करंट जा रही थी आई, देन आपने अभी करंट आपका रेडियस हो गए है कम, इसके स्मॉल आर, तब आपकी करंट कितनी जाएगी, कैपिटल आई से कम जाने वाली है, वो तो आपको मालूम पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे सरफेस एरिया कितना हो गया, कम हो गया, ये सरफेस एरिया आपका ज़्यादा था, तो ज़्यादा था, इसमें से करंट ज़्यादा हो जाएगी, और इसमें से आपका सरफेस एरिया कम हो गया, इससे आप कट कर रहे हो, तो आपके मैग्नेटिक करंट भी आप आई नहीं ले सकते हो, बट आपको करंट आई फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैं कैसे फाइंड आउट करता हूँ, देखिए कि भाई करंट थ्रू यूनिट एरिया। ओके, तो करंट इनसाइड दी एम्पियर लूप, ओके, उसको आपको फाइंड आउट करना है, एम्पियर लूप का इसका टोटल करंट आपको इनसाइड वाला निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एरिया का मैं रेशियो ले लेता हूँ। देखिए, जब आपका एरिया पाई आर स्क्वायर, उसका एरिया हम निकालेंगे पाई आर स्क्वायर आएगा, जब उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा तब उसमें से करंट निकल रही थी हमारी, टोटल करंट इज आई। देन आपने जब उसका एरिया पाई आर स्क्वायर स्मॉल हो गया,
देन आफ्टर उसकी करंट कितनी होगी, दिस इज आई ई इनसाइड वाली करंट, ठीक है। ओके, उनमें उसको बोल सकते हैं आई ई। ओके, तो आई ई हम पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो पाई आर स्क्वायर इंटू आई अपॉन पाई आर स्क्वायर हम लिखेंगे, तो पाई पाई इज कैंसल, सो द टोटल करंट आई इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारी करंट फाइंड आउट हुई। ओके, देन अपन हम क्या करेंगे, उसको एक लास्ट इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो अप्लाइंग द एम्पियर लूप, applying the Ampere's law, closed integration b into dl is equals to mu naught I। ओके, तो b into dl is equals to क्या होती है, b into 2 pi r, b into 2 pi r is equals to mu naught। ओके, देन आफ्टर I is equals to क्या आएगा, I r square अपॉन r square। ओके, तो r इज कैंसल, देन आफ्टर b इज इक्वल टू आपका इक्वेशन क्या मिलने वाला है, b को आपको सब्जेक्ट की बना लेते हैं, तो 2 पाई आपका यहाँ पे चला जाएगा, तो b इज इक्वल टू आपका इक्वेशन निकलने वाला है म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन मिला आपको b इनसाइड दी कंडक्टर, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको मिल रही है इनसाइड दी कंडक्टर। ओके, देन आफ्टर आपको मैग्नेटिक फील्ड, देखिए कि भाई आपको तीनों इक्वेशन आपको स्टडी करना है। कि पहले तो आउटसाइड के लिए भाई b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r था, यहाँ पे भी क्या था, b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R, और यहाँ पे क्या है, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ये सेम टू सेम केस कैसा हुआ कि भाई आप वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में आपने देखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, तेरा पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, तेरा पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो ऐसा ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ओके, और ध्यान पर हमको उसका क्या ग्राफ ही ड्रॉ करना है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड आप मानिए कि भाई मुझे इसकी एक्सिस पे हमको फाइंड आउट करनी है, ये जो एक्सिस है वहाँ पे मुझे फाइंड आउट करनी है। देखिए मैं यहाँ पे मैं पॉइंट कंसिडर करूँगा तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल r इज इक्वल टू 0, तो स्मॉल r इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये वाली इक्वेशन में आप पुट कीजिए, स्मॉल r इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू आपको क्या मिलने वाली है, 0 मिलने वाली है, ठीक है। ओके, तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा ऑन दी एक्सिस वाला, ठीक है। ऑन दी एक्सिस में आपने देखा कि भाई r इज इक्वल टू हो जाती है 0, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा 0। magnetic field at axis r is equals to 0, so that b is equals to 0, and then after within the conductor means के inside the conductor, within a conductor मैं यहाँ पे वापस रिलेशनशिप में लिख देता हूँ। इनसाइड कंडक्टर आपने देखा b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो रही थी, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई उसका मीनिंग ये हुआ, यहाँ पे जैसे जैसे आप एरिया को इंक्रीज करके जाएंगे, आर को इंक्रीज करके जाएंगे, ऐसे सर्कुलर लूप का एरिया भी इंक्रीज होगा, एरिया इंक्रीज होगा तो करंट भी आपकी इंक्रीज होगी, अगर करंट इंक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी इंक्रीज होगी। यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज होने से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती है। चला क्यों ऐसे होता है, देखिए कि भाई यहाँ पे करंट में से जो करंट पास आउट हो रही है वो एरिया आपकी इंक्रीज हो जा रही है, इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। ओके, सो दैट मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई विथ इन द कंडक्टर इज b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r एंड आउटसाइड कंडक्टर is b is inversely proportional to r, and on the surface is b is maximum। हमने देखा कि भाई ऑन दी सरफेस में उसकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r होती है। ओके, देन आपको हमको क्या करना है, उसका भी ग्राफ हमको बनाना है, जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में बनाया था ऐसा ही ग्राफ हम यहाँ पे भी हम बनाएंगे। किसकी बीच का, मैग्नेटिक फील्ड b और डिस्टेंस r की बीच का हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ओके, तो पहले तो हमारे मिस के रिलेशनशिप हमको इनसाइड में क्या मिला, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, सो दैट उसका ग्राफ हमको एक लीनियर मिलेगा और एक्सिस पे ऐसा मिस के वो मैक्सिमम हो गया। ओके, देन आफ्टर ऑन दी सरफेस पे वो मैक्सिमम हो गया, देन आफ्टर इसका आउटसाइड पे क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा, तो ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, दिस इज अ b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, दिस b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है। ये पोर्शन हो गया हमारा इनसाइड का, ये पोर्शन हो गया हमारा आउटसाइड का। ओके, देन आफ्टर दिस इज ऑन सरफेस। ओके, ठीक है। तो ऐसे हमारा 3 केस हमने कंसिडर किया, आउटसाइड, इनसाइड और
इनसाइड और ऑन दी सरफेस में मैक्सिमम होगी। वहाँ पे भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, ऑन दी सरफेस पे ही मैक्सिमम थी। ठीक है, सेम ही कॉन्सेप्ट है, बट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको मीन्स के समझ आया होगा, तब भी ये मैग्नेटिक फील्ड में आपको समझ में आएगा। इसलिए ये जो सभी चैप्टर है वो सभी एक सीक्वेंस में है। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर में मालूम पड़ेगा तब दूसरे चैप्टर में आपको पता चलेगा, और दूसरे चैप्टर में आपको पता चलेगा देन आफ्टर आपको तीसरे चैप्टर में आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे सभी सारे चैप्टर यहाँ पे लिंक में है, इसलिए आपको सभी थियरी आपको अच्छे से आपको स्टडी करनी पड़ेगी फिजिक्स में। ठीक है, ओके।